जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपनी रूल के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग क्राउन रूल देखेंगे। तो क्राउन रूल जो 1858 से लेके 1947 तक चला। तो देखिए क्या होता है कि जब 1857 का जो रिवॉल्ट होता है तो उस रिवॉल्ट के बाद जो है कई चेंजेस जो है ले आए जाते हैं और जो ब्रिटिश क्राउन रहता है वो टेक ओवर कर लेता है और कंपनी को जो है वो जो सारी कंपनी की सारी पावर्स हैं वो ब्रिटिश क्राउन जो है वो उनसे छीन लेता है। ठीक। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो है जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है, ये देखते हुए कि आप जो रूल कर रहे थे, कंपनी जो रूल कर रही थी तो वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश क्राउन सारी जो पावर है कंपनी की वो अपने हाथ में ले लेती है और इसी पावर को और बढ़ाने के लिए वो एक्ट लेके आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक। अब इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो इंडिया के गवर्नर जनरल हैं, उनकी पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है वॉइस रॉय में। ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो थे वो बन जाते हैं वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक। और पहले वॉइस रॉय हमारे कौन हैं? तो पहले वॉइस रॉय रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वॉइस रॉय बन जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो वॉइस रॉय होंगे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन के। ठीक। यानी जो लॉर्ड कैनिंग है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे किसको? ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में। ठीक है। तो इंडिया में रह के वो एक तरह से नेतृत्व किसका करेंगे? ब्रिटिश क्राउन का। जो भी ब्रिटिश क्राउन का जो आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे और यहाँ पे इंडिया में जो है उसका पालन करवाएंगे। साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट रहती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों के पोस्ट को जो है एबॉलिश कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। उसके बाद देखेंगे तो इन दोनों पोस्ट को एबॉलिश करने के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है वो बनाई जाती है। ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट जो है वो बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि इस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इनके पास पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है, जो पूरा कंट्रोल है इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रहेगा। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये अकेले तो काम कर नहीं सकते थे, कंट्रोल कर नहीं सकते थे, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी वो तो लंदन में थी, इंडिया में थी नहीं। ये लोग कहाँ बैठते थे? लंदन में बैठते थे। तो इसके लिए क्या किया था, इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल जो है वो बनाई जाती है और ये कहा था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे वो वहाँ ब्रिटिश का जो कैबिनेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट के वो मेंबर होंगे। ठीक। और वो रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? वो जवाब, उनकी जो जवाबदेही होगी, वो जो भी काम करेंगे तो वो जवाब किसको देंगे? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे। ठीक। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट हैं उनको रिपोर्ट कौन करेगा? तो जो वॉइस रॉय हैं वो रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। यानी वॉइस रॉय की जो पोस्ट है उसकी पावर कम है इन कंपैरिजन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मुकाबले में वॉइस रॉय की पावर कम है। तो वॉइस रॉय का काम होगा कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डे टू डे मैटर्स से जो है अवगत कराएं और साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम होगा कि ये सारे जो भी मैटर्स हैं उनको ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताए। तो उसी के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, इंडिया में। और ये जो काउंसिल होगी, ये कहा जाता है कि ये जो काउंसिल होगी वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी। ठीक है। ये सिर्फ जो है कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देगी। और इस काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे? तो इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जो है इसका जो है चेयरमैन बना दिया जाता है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो काउंसिल होगी, काउंसिल वर्क करेगी एज ए कॉरपोरेट बॉडी। कॉरपोरेट बॉडी का मतलब है कि अगर सपोज़ करिए कोई गलती होती है काउंसिल से, अगर कोई गलती हुई तो उसको कोर्ट में सू किया जा सकता है। ठीक है। तो चाहे वो इंडिया का कोर्ट हो, चाहे वो इंग्लैंड का कोर्ट हो, अगर ये कोई गलती करते हैं तो इनको कोर्ट में जो है सू किया जा सकता है। ठीक। इनके ऊपर केस जो है वो चलाया सकता है कोर्ट में। उसके बाद 1858 के एक्ट के थ्रू ये कहा जाता है कि हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। तो देखिए, इस 1858 के एक्ट के थ्रू जो है वहाँ ब्रिटेन में बैठे बैठे जो है वो इंडिया की जो गवर्नेंस है उस पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल इन इंडिया। अब देखेंगे तो उसके बाद आता है हमारा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद
ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि अब हमें ज़रूरत ये है कि इंडियंस को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाए, क्योंकि पहले सिर्फ हम जो कंपनी है वो अकेले रूल कर रही थी, जिसकी वजह से हमको रिवॉल्ट देखने को मिला। तो अगर हम इंडियंस को अपने गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर शामिल कर लेते हैं तो लोग जो हैं वो विरोध जो है नहीं करेंगे, कोई दोबारा से जो विरोध या जो विद्रोह है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब सोच के जो है क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करती है कि अब वो डिसीजन ये लेती है कि हम इंडियंस को भी शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसी को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है 3 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पास किए जाते हैं। तो पहला एक्ट है 1861 का, फिर 1892 का और उसके बाद 1909 का। ठीक, तो इसमें से देखेंगे तो सबसे जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क एक तरह का जो हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके फीचर्स देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि It made a beginning of the representative institution by associating Indians within the law making process. Means इस एक्ट के थ्रू जो है वो इस कहा गया है कि इसमें इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें। ठीक है, तो जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उसमें इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ ये कहा गया कि जो वॉइस रॉय हैं वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक, नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह नॉमिनेट करेंगे। तो देखिए, ऑफिशियल मेंबर्स वो होंगे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो नियुक्त करके भेजे जाएंगे। ठीक, वो ऑफिशियल मेंबर्स हो गए। और यहाँ पे जो इंडिया में वॉइस रॉय हैं, अगर वॉइस रॉय वो किसी को नॉमिनेट करते हैं इंडियंस को, तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। ठीक, यानी ब्रिटेन की सरकार अगर नॉमिनेट कर रही है तो ऑफिशियल मेंबर्स हो गए, और अगर यहाँ के वॉइस रॉय अगर कर रहे हैं तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए। तो ये कहा गया कि वॉइस रॉय जो है वो नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह। ठीक है, अपने काउंसिल में। और उसके बाद 1862 में जो है लॉर्ड कैनिंग जो वॉइस रॉय हैं ये 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं। तो किसको किसको करते हैं? तो बनारस के राजा को करते हैं, पटियाला के महाराजा हैं इनको, और सर दिनकर राव को। ठीक है, तो इन 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग जो है 1862 में अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये इन 3 इंडियंस को जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखिए इस एक्ट के थ्रू और क्या होता है कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब जो देखिए बंगाल के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे पहले, तो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो इनके अंडर आती थी। यानी जो बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे और जो मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, इन ये दोनों जो है किसके अधीन थे, किसके अंडर में आते थे? तो बंगाल के अंडर में आते थे। तो यहाँ ये कहा जाता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, तो इससे क्या किया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से मद्रास और बॉम्बे के पावर को जो है एक तरह से अधीन कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक, उसके बाद और जब चार्टर एक्ट आता है 1833 का, तो यहाँ मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की पावर और कम कर दी जाती है। तो अब 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट से ये जो दोनों एक्ट्स रहते हैं इसको ख़त्म कर दिया जाता है एक तरह से। जैसे कि जो गवर्नर जनरल हैं बॉम्बे और मद्रास के, तो अब इनके पास भी अपनी कुछ पावर होगी और ये अपना कुछ जो नियम कानून है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में नहीं आएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंस। और 1937 तक आते आते जो है एक तरह से जो स्टेट्स हैं उनको कंप्लीट जो ऑटोनॉमी है, इंटरनल ऑटोनॉमी है, ये इनको दे दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका गठन किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, और तो इसी के थ्रू क्या होता है कि 1862 में बंगाल में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में बनाया जाता है, और 1897 में जो है पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। साथ ही साथ ये एक्ट एम्पावर करता है वॉइस रॉय को कि वो कुछ जो नियम कानून है वो बना सकते हैं। और उसके बाद जो भी इनकी जो काउंसिल है, तो काउंसिल के काम करने के लिए जो है ये कोई भी रूल्स और या जो ऑर्डर्स है वो पास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम? तो देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम ऐसा समझिए, सपोज करिए कि जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री जो है वो एक अपना जो होम मिनिस्ट्री है वो पूरा देखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे, जो भी ऑर्डर्स पास करने होंगे, तो वो होम मिनिस्टर जो है वो करेंगे। तो उसी तरह वॉइस रॉय के काउंसिल से एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, और
किसी भी डिपार्टमेंट का जो है चार्ज जो है दे दिया जाता है। अब उस डिपार्टमेंट के जो सभी डिसीजंस होंगे वो उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो जो है अभी भी हमारे इंडिया में अभी भी चल रहा है। जैसे जो मंत्री उनको पोर्टफोलियो दे दिया जाता है कि ठीक है, आप जो है होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो देखिए, आप जो है एजुकेशन सेक्टर को देखिए, तो अलग अलग पोर्टफोलियो जो है वो सबको बांट दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे किया गया। वॉइस रॉय की काउंसिल से एक मेंबर को जो है पर्टिकुलर जो है किसी भी चीज़ का चार्ज दे दिया गया, किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट का भी चार्ज दे दिया गया और कहा गया कि आप इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, इस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी मैटर्स होंगे, उस पर आप ही ऑर्डर्स जो है वो पास करेंगे, ठीक। किसके बिहाफ पे पास करेंगे? तो अब जो काउंसिल है उस काउंसिल के बिहाफ पे जो है पास करेंगे, ठीक, जो वाइसरॉय की काउंसिल है। साथ ही साथ ये एक्ट एम्पावर करता है वाइसरॉय को कि वो जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। यानी जो वाइसरॉय हैं वो अध्यादेश वगैरह जो है वो जारी कर सकते हैं बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सलाह लिए, ठीक। बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सलाह लिए कब कर सकते हैं वो ऐसा? तो इमरजेंसी के टाइम में। तो वाइसरॉय चाहें, अगर उनको लगता है ऐसा कि ये इमरजेंसी का टाइम पीरियड है, तो उस इमरजेंसी के टाइम में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना सलाह लिए वाइसरॉय जो है कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकते हैं। और ऐसे ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होगी वो सिर्फ 6 महीने की होगी। यानी जो ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के टाइम में वाइसरॉय के द्वारा जारी किया जाएगा बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सलाह लिए, तो ऐसे ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके फीचर्स देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी जो इंडियंस थे, उनके नंबर को इंक्रीज़ किया गया सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर के साथ साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है। ये केंद्र के लेवल पे हो गया और ये राज्य के लेवल पे हो गया। तो दोनों लेवल्स पे जो है ये कहा गया कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ यहाँ देखिए, तो जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो मेंटेन किया जाएगा। तो सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी, यहाँ दोनों जगह जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड तो किया जाएगा, इनके नंबर्स तो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इनके नंबर्स जो हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक। अगर सपोज करिए 100 मेंबर्स हैं तो इसमें से मतलब 60 मेंबर्स जो हैं अगर वो ऑफिशियल हैं, सिर्फ 40 ही जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे, ठीक है। यानी इंडियंस की संख्या कम होगी और जो अंग्रेज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। साथ ही साथ इस एक्ट के और क्या होता है, तो इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। और अब देखिए इस एक्ट के थ्रू जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनके पावर को बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है बजट पर डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही जो क्वेश्चन वगैरह जो पूछना है या क्रॉस एग्जामिन करना है किसी चीज़ को, तो आप कर सकते हैं। और इस एक्ट के पहले इनके पास ये पावर नहीं थी, ये सिर्फ एक तरह से मूक दर्शक बने हुए थे। और जो भी वाइसरॉय के काउंसिल में जिस भी मेंबर्स नॉन ऑफिशियल को नियुक्त किया जाता था, वो सभी जो होते थे वो अंग्रेज के सपोर्ट में ही होते थे। तो अंग्रेज को जो सपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स को जो सपोर्ट करते थे, उन्हीं को नियुक्त किया जाता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। उन्हीं को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है इनके द्वारा नियुक्त किया जाता था। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और क्या प्रोवाइड करता है, तो देखिए नॉमिनेशन ऑफ सम और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन की बात करता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकमेंड करेंगे वाइसरॉय को कि इस व्यक्ति को जो है नॉमिनेट किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट होगा। और उसी तरह जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, स्टेट एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। तो देखिए जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ट्रेड एसोसिएशन हो गए और ज़मींदार या चैम्बर्स हो गए, तो ये सब जो है मिलकर नाम रिकमेंड करेंगे गवर्नर को। उसके बाद गवर्नर जो है जिसका नाम देगा तो उसको जो है एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर नियुक्त किया जाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में किसी को नॉमिनेट करना है तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल है और साथ ही साथ जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये नाम जो है सजेस्ट करेंगे वाइसरॉय को, तो वाइसरॉय जो ये नाम रिकमेंड करेंगे उसमें से नॉमिनेट करेगा। और उसी तरह यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉमिनेट होने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ज़मींदार या यूनिवर्सिटीज़ थी, ये कोई नाम रिकमेंड करेंगे गवर्नर को और उसके बाद जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉमिनेट ये नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो ऐड किए जाएंगे,
ठीक। तो इस एक्ट के थ्रू लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन ऑफ इन फिलिंग अप सम ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल। तो देखिए अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एज नॉमिनेट किया जा रहा है। कैसे नॉमिनेट किया है, तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं नाम, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल जो है वो नाम सजेस्ट कर रहा है, तो वाइसरॉय जो नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन के बेसिस पे नॉमिनेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो इलेक्शन वर्ड का यूज़ है वो इस एक्ट में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब जो लॉर्ड मॉर्ले हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो वाइसरॉय रहते हैं उस समय इंडिया के। ठीक, इसके फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस एक्ट के थ्रू जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके साइज़ को बढ़ाया जाता है। ठीक, तो सेंटर और प्रोविंशियल यानी केंद्र के लेवल पे, सेंट्रल के लेवल पे और राज्य के लेवल पे, दोनों लेवल पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो पहले जो सेंट्रल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी साइज़ 16 होती है, इसमें 16 मेंबर्स होते हैं। तो इनकी साइज़ को बढ़ा के अब कहा जाता है कि अब इसमें 60 मेंबर्स होंगे। उसी तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग संख्या रहती है, तो उस संख्या में भी जो है बढ़ोतरी की जाती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो मेंटेन रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है। यानी ये कहा गया कि राज्य के स्तर पे इंडियंस की संख्या जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा जो है वो हो सकती है, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी, और प्रोविंशियल में जो है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है ज़्यादा। ठीक, मेनली बात यह है कि देखिए सेंटर ही तो कंट्रोल करता था सब कुछ। ठीक है सर, सेंटर के पास जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास ज़्यादा पावर थी, इसीलिए जो है इसमें इंडियंस को जो है जगह नहीं दी जाती है, यहाँ पे मेजॉरिटी उनको नहीं दी जाती है, और कहा जाता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही आपको जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो आपको प्रोविंशियल में ही मिलेगी। साथ ही साथ इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो फंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों लेवल्स पे, सेंटर और स्टेट लेवल पे, वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। जैसे अब जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन जो है आस्क मतलब पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, या बजट पे कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो वो भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको कुछ पावर्स जो है वो दे दी जाती हैं। साथ ही साथ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि जो इंडियंस हैं उनको भी जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो है शामिल किया जाता है। तो पहले जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले इंडियन आने वाले होते हैं वो रहते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं वो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सेलेक्ट होने वाले पहले इंडियन बनते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए लॉ मेंबर। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो हैं एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। और उसके अलावा इस एक्ट के थ्रू जो है देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक जो डिवाइड एंड रूल का जो गेम खेलते हैं ब्रिटिशर्स, अब वो यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये लेके आते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक, तो मुस्लिम के लिए कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, यानी अगर सपोज़ करिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम अगर खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं, भले उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू वोटर्स हों या किसी और कास्ट के वोटर्स हों, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वोट कौन करेगा, तो अगर कोई मुस्लिम खड़ा है तो सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकता है, जहाँ पे कोई हिंदू है तो वहाँ सिर्फ हिंदू ही वोट कर सकता है। तो ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम जो लेके आते हैं, और ये कौन लेके आता है, तो लॉर्ड मिंटो जो है लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसीलिए इनको हम लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। ठीक, तो जो मुस्लिम मेंबर्स हैं अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही जो हैं वोट देंगे। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की भी बात होती है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदास। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो भी ज़मींदास हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसमें क्या कहते हैं काउंसिल में जो है एक रिप्रेजेंटेशन इनको भी दिया जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 20 अगस्त 1917 को देखिए जो ब्रिटिश सरकार है वो डिक्लेयर करती है अपना ऑब्जेक्टिव कि हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है भारत में लेके आना चाहते हैं। अपने स्टेटमेंट में जो है सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है, द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज़ दैट ऑफ द इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स इनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो भी हमारे
हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसमें इंडियंस को जो है इन्वॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और साथ ही जो है एक तरह से हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल सरकार की तरह उभर के आएँ। लेकिन इंडिया जो है वो रहेगा ब्रिटिश एम्पायर का ही इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, लेकिन हम एक गुड गवर्नेंस जो है वो लेके आना चाहते हैं। तो उसी गुड गवर्नेंस को लाने के लिए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो है वो लेके आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मॉन्टे जो हैं वो क्या हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं वो वॉइसरॉय रहते हैं इंडिया के उस टाइम, ठीक। अब फीचर्स देखते हैं इस एक्ट के। तो देखिए जो सेंट्रल का जो कंट्रोल रहता है प्रोविंसेस पे, उसको जो है कम किया जाता है, ठीक, डिमार्केट किया जाता है। एक तरह से देखेंगे तो अलग यहाँ सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक। मींस सेंटर की का जो कंट्रोल है वो प्रोविंसेस से यहाँ अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे ले आए जाते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे कि जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं वो अलग रहेंगे। स्टेट के सब्जेक्ट पे स्टेट कानून बना सकता है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सेंटर के जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट के पास होगा। जैसे सपोज़ करिए ये जैसे डिफेंस है, तो डिफेंस सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट इस पर कानून नहीं बना सकता। अब एग्रीकल्चर है तो वो स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, तो स्टेट जो है उस पर कानून बना सकता है। तो इसी तरह जो है अलग अलग सब्जेक्ट जो है कर दिए जाते हैं, ठीक। द सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। जो जिसको सब्जेक्ट दिया जाता है तो उसी पर सिर्फ जो है ये लॉ बना सकते हैं। लेकिन जो सरकार का जो एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे यूनिटरी ही रहेगा, मतलब कि जो मेन पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास रहेगी। इसीलिए बाद में देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक। पहले तो सेंटर और इनके सब्जेक्ट्स अलग अलग किए गए, उसके बाद जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले बोले गए ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरे बोले गए रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हो गए जिनको एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। यानी इनको एडमिनिस्टर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने का काम करेंगे हमारे जो गवर्नर हैं वो, और ये किसकी सलाह लेकर करेंगे, तो मिनिस्टर जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मिनिस्टर्स हैं उनको, उनकी सलाह लेके, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह लेकर करेंगे। और ये मिनिस्टर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है, ये जवाबदेह होंगे। लेकिन वहाँ यही चीज़ उल्टा हो जाता है रिजर्व सब्जेक्ट्स में। रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या होगा कि एडमिनिस्टर तो किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी इनकी वो जवाबदेह नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे उनका कोई जवाबदेही नहीं होगा। द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वॉज नोन एज डायाकी, और इसी डुअल स्ट्रक्चर को जो है कहा गया डायाकी, ठीक। डायाकी जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है मिलके। तो डाई का मतलब होता है टू और आर के का मतलब है यहाँ पे रूल, यानी डबल रूल, ठीक। लेकिन जो इनका ये एक्सपेरिमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 का, ये जो लेके आते हैं एक्ट, ये एक्ट इनका अनसक्सेसफुल रहता है, ठीक है। साथ ही देखिए ये इंट्रोड्यूस करता है बाई कैमरलिज्म, ठीक है। बाई मीन्स हो गया आपका टू, और कैमरल मीन्स होता है लेजिस्लेचर, ठीक, यानी दो लेजिस्लेचर। जैसे अभी प्रेजेंट में भी हम देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा है हमारे यहाँ, और स्टेट में भी दो लेजिस्लेचर है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे दो लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, और पहला होता है अपर हाउस जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और दूसरा होता है लोअर हाउस, ठीक, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और कहा जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स होंगे दोनों हाउसेस के, यानी अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे अपर हाउस इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है हमारी राज्यसभा है, ठीक, और जो लोअर हाउस है वो हमारी इस समय लोकसभा है, ठीक। तो इसी तरह जो है अपर हाउस लोअर हाउस बनाया जाता है, और कहा जाता है कि जो मेजॉरिटी होंगे मेंबर्स के वो दोनों हाउसेस से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो चुना जाएगा, ठीक। तो मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस का जो मेंबर्स होंगे उनका चुनाव कैसे होगा, तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा। इट रिक्वायर्ड द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन, और ये कहा गया कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें 6 मेंबर हैं, उन 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तो वो इंडियंस होंगे, ठीक। लेकिन अदर देन द कमांडर इन चीफ, लेकिन मान लीजिए कि अगर उसमें इंक्लूड किया भी जा रहा है तो इंडियंस को कमांडर इन चीफ नहीं बनाया जाएगा। कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट है वो इंडियंस को नहीं दी जाएगी। 6 मेंबर्स में से 3 इंडियन होंगे, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी जो है कमांडर इन चीफ नहीं बनाया जाएगा। साथ ही देखिए और क्या हुआ, तो इसमें इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए अब यहाँ पे और ये इंक्रीज़ करते हैं, और जो है एक डिवाइड एंड रूल जो है और शुरू करते हैं यहाँ पे, और विभाजन करते हैं और बांटते हैं लोगों को। तो क्या कहते हैं कि अब जो 6 हैं उनका अलग इलेक्टोरेट होगा,
यानी अब सिक्स जहाँ जो सिक्स खड़े होंगे तो वहाँ पे सिर्फ सिख ही उनको वोट कर सकते हैं। अगर क्रिश्चियन खड़े हैं तो क्रिश्चियन ही वोट कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन हैं तो एंग्लो इंडियन ही सिर्फ वोट करेंगे, और यूरोपियन है तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ही वोट करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक पहले तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए लेके आए थे, लेकिन अब से क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए भी ये लेके आते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। और इस एक्ट में ये भी कहा जाता है कि जो लोग वोट करेंगे, ठीक है, तो उनको वोट करने का अधिकार तो दिया जाता है, तो लेकिन सिर्फ 10% लोगों को वोटिंग राइट्स यहाँ मिलते हैं। और वो भी ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनके पास मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिए जाते हैं। अगर अमीर हैं तो वोट कर सकते हैं, जो गरीब हैं वोट नहीं कर पाएंगे, या वो अगर टैक्स वगैरह पे करते हैं तो वो वोट कर सकते हैं, और अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो जो है वोट कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 10% के आसपास लोगों को ही सिर्फ वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, बाकी लोग को नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद इस एक्ट के थ्रू जो है एक हाई कमिश्नर का जो पोस्ट है इंडिया में, वो एक हाई कमिश्नर का पोस्ट इंडिया के लिए बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो पोस्ट होगा वो कहाँ होगा, तो लंदन में होगा। एंड ट्रांसफ़र टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और कुछ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस हैं वो इन जो हाई कमिश्नर हैं उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस एक्ट के थ्रू जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो गठन है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो किया जाता है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि 1926 में हम देखेंगे कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेटअप किया जाता है इसी एक्ट के थ्रू, जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने का काम करेगा। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है कब किया गया, तो 1926 में किया गया। ठीक। अब देखिए जो इनका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन है वो रिकमेंडेशन पे किया गया था ली कमीशन के। याद रखिएगा, ये ली कमीशन के गठन पे जो है इनका गठन किया, जो है जो ये सिविल सर्विस का जो कमीशन है इसे गठन किया गया था। और जो ये ली कमीशन है, ली कमीशन जो है इसको बनाया गया था कि आप जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आप जो है एक रिकमेंडेशन दे सकें। तो इसीलिए जो बाद में ली कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है कि एक सिविल सर्विसेज कमीशन की आवश्यकता है, उसके बाद इसका गठन जो है वो किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। और क्या होता है, तो देखिए इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब देखिए पहली बार क्या होता है कि पहले सबका बजट एक साथ जारी होता था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो है अब राज्य का अपना जो है अलग का बजट होगा और केंद्र का अपना अलग का बजट होगा, जैसा कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। ठीक। एंड अथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट्स। उसके साथ साथ जो है अब यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये पावर मिल जाती है कि वो अपना खुद का बजट जो है वो जारी कर सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन। साथ ही एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करने के लिए कहा जाता है जो कि इंक्वायरी करेगी इस रिपोर्ट में। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो है वो कितना सफल रहा, क्या रहा, ठीक है, तो उन सभी का जो रिपोर्ट है ये कमीशन जो है सौंपेगी। तो यही कमीशन जो बाद में साइमन कमीशन के नाम से जानी जाएगी। ठीक। तो देखिए नवंबर 1927 में क्या होता है, तो इनको तो 10 साल में रिपोर्ट सौंपने को कहा जाता है। ठीक। 10 साल में रिपोर्ट सौंपने को कहा जाता है, लेकिन ये दो टाइम पीरियड से जो है 2 साल पहले ही रिपोर्ट जो है लेकर तैयार हो जाते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करती है कि 7 मेंबर्स के एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया जाएगा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के नाम पे ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा, जो कि रिपोर्ट करेगी कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो जो भी इस एक्ट से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं तो इसके संबंध में जांच वगैरह करके उसकी एक रिपोर्ट जो है सौंपेगी ये साइमन कमीशन जो है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे वो सभी लोग अंग्रेज़ थे, गोरे लोग थे। तो इसीलिए जो भी पार्टीज रहती हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, तो ये सभी जो पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, इसको साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर देती हैं। ठीक। उसके बाद साइमन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट 1930 में जो है 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है और ये रिकमेंड करता है कि डायकी को ख़त्म कर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है उसको और एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए प्रोविंसेस में। और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ए प्रिंसली स्टेट, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और साथ ही इनके द्वारा ये कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें एक फेडरेशन की जो है स्थापना करनी चाहिए और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको जारी रखना चाहिए। ठीक। ये रिकमेंड किया जाता है साइमन कमीशन के द्वारा।
टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द साइमन कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे ही जो क्या होता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक, 1930 में, 1931 में, 1931 और 1932 में। तो जो सेकेंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब इसी को लेकर के जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो होता है ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये बुलाती है मीटिंग, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के लोग शामिल रहते हैं और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं वो भी शामिल रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिस्कशंस, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब देखिए इन्हीं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम रहता है वो रहता है वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है और सबमिट किया जाता है, और ये जो है वो बोलता है कि अब जो है एक जॉइंट सिलेक्शन कमेटी का जो है गठन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है देखिए जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो गठन है वो किया जाता है। साथ ही द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो देखिए अब इसी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो निकल के आया वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, तो इसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया जाएगा। अब हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में। तो देखिए अगस्त 1932 में जो है रैमसे मैकडोनल्ड, तो ये उस समय ब्रिटेन के जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो ये एक स्कीम अनाउंस करते हैं, ठीक है, कि अब तक देखिए अब तक केवल ये अलग इलेक्टोरेट ले आए थे हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख्स के लिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अब ये हिंदूज़ में भी डिवीज़न शुरू करते हैं। अब ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी, उनका भी एक अलग रिप्रेजेंटेशन होगा और उनका भी एक अलग इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। तो अब ये कम्युनल अवार्ड जो है ये कहता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। पहले तो ये था मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस के और एंग्लो इंडियन यूरोपियंस के लिए, तो अब ये डिप्रेस क्लासेस के लिए भी जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है कम्युनल अवार्ड के थ्रू, ठीक। यानी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनको सिर्फ वोट कौन करेगा, तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्हीं के द्वारा केवल वोट किया जाएगा। अब इस चीज़ को देखते हुए जो है गांधी जी इस चीज़ से वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, और उस टाइम जब ये कम्युनल अवार्ड आता है तो गांधी जी जो है वो यरवाड़ा जेल पुणे में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं गांधी जो है अपना जो अनशन जो है शुरू कर देते हैं, कि जिसको आमरण अनशन बोलते हैं। तो गांधी जी इस चीज़ के विरोध में आमरण अनशन जो है जेल में या ये पुणे के जेल में शुरू कर देते हैं। द एग्रीमेंट नोन एज, अब देखिए यहाँ क्या होता है कि टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस क्लासेस। तो अब देखिए अब इसमें कुछ संशोधन करने के लिए जो लीडर्स हैं कांग्रेस के और जो डिप्रेस क्लास के, मतलब यानी B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि हम जो है इसमें कुछ संशोधन करेंगे, और उसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कांग्रेस ये कहती है कि हम मतलब पूरा जो हक है वो डिप्रेस क्लासेस को दिया जाएगा, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और डिप्रेस क्लासेस के जो लोग हैं उनके लिए जो है आवाज़ उठाते हैं, वो उनके लिए लड़ते हैं। तो पूना पैक्ट में यहाँ पे B.R. अम्बेडकर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो है ये एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है वो कायम रहेगा, अब उसके बीच में डिवीज़न नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखें, उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये अभी तक का हम जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं इस सबसे बड़ा एक्ट है। इसमें 321 सेक्शंस हैं, 321 सेक्शंस हैं और 10 स्केड्यूल्स हैं, ठीक। ये बहुत लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रहता है, और ये एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाने के लिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो लेके आया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी डिटेल डॉक्यूमेंट है, इसमें 321 सेक्शंस हैं और 10 स्केड्यूल्स हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो कहा जाता है कि इस एक्ट के थ्रू जो है ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन जो है वो किया जाएगा प्रोविंसेस में और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें, ठीक। ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाएगा। उसके बाद इस एक्ट के थ्रू जो है पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर्स के बीच में और यूनिट्स के बीच में। यानी अब यहाँ पे देखिए 3 लिस्ट बन गए, पहला हो गया फेडरल लिस्ट हो गया, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट हो गया और तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट। यानी जो फेडरल लिस्ट है उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम कानून बना सकती है, तो इसमें 59 आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं। जो प्रोविंशियल लिस्ट है उस पर सिर्फ राज्य सरकार ही नियम कानून बना सकती है, जिसमें 54 आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों जो है यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों नियम कानून बना सकती है, और इसमें 36 आइटम इंक्लूड किए जाते हैं।
और साथ ही साथ कुछ रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो वाइसरॉय को दी जाती हैं। However, the federation never came into being as the princely states didn't join it. लेकिन क्या होता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं भाई वो तो राज कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों ज्वाइन करें, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। इसीलिए जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये कभी अस्तित्व में आता ही नहीं है। और उसके अलावा देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या होता है कि जो डायाकी है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है प्रोविंसेस में, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसकी जगह पे। ठीक है, तो डायाकी जो द्वैध शासन चल रहा था उसको एबॉलिश किया गया और स्टेट्स के लिए एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। और ये कहा गया कि जो प्रोविंसेस हैं वो एज ए ऑटोनॉमस यूनिट जो है वो बिहेव कर सकते हैं और अपना खुद का जो एक नियम कानून है वो बना सकते हैं। साथ ही साथ द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ मतलब ये है कि गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मतलब कि जो गवर्नर है वो किसके सलाह पे काम करेगा, मतलब गवर्नर जो है वो मिनिस्टर के साथ मिल के जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं था। 1937 में ये इफेक्ट में आता है, लेकिन 1939 आते आते जो है ये डिसकंटिन्यूड हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायाकी एट सेंटर। इस एक्ट के थ्रू जो है ये कहा था कि सेंटर में जो अब यहाँ पे डायाकी जो है वो सेंटर में चलेगा, केंद्र में चलेगा। इसीलिए फेडरल सब्जेक्ट्स को जो है डिवाइड किया जाता है इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब यहाँ फेडरल सब्जेक्ट्स भी जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये फोर्स में नहीं आता है। इस एक्ट के थ्रू बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दो लेजिस्लेचर। अब जो 11 प्रोविंसेस हैं तो उस 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में जो है बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी। ठीक है, इनको जो है बाई कैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया था, यानी यहाँ पे भी एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस होगा, यानी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ऐसे प्रेजेंट टाइम में भी हम देखेंगे तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस। साथ ही साथ देखिए अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि शेड्यूल क्लासेस के लिए भी जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो ले आया जाता है, और साथ ही साथ वुमेंस के लिए भी अलग इलेक्टोरेट लेके आया जाता है। जो लेबर्स वर्कर्स हैं उनके लिए भी अलग जो इलेक्टोरेट है वो लेके आया जाता है। मतलब ये पूरी तरीके से क्या करते हैं जो ये ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ हैं वो पूरी तरीके से जो है अब यहाँ डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से ये डिवाइड करना चाहते हैं ताकि 1857 की तरह फिर से दोबारा क्रांति ना हो। लोगों को ये बांटते रहते हैं, हर जगह लड़ाते रहते हैं। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिए जो GOI एक्ट 1858 के द्वारा जो जिस काउंसिल का गठन किया गया था उसको जो है इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू एबॉलिश कर दिया जाता है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनको एक टीम ऑफ एडवाइज़र के साथ जो है वो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एक टीम ऑफ एडवाइज़र जो हैं कुछ सलाहकार जो है दिए जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट राइटिंग वोट, यानी यहाँ पे 10% लोगों को जो है वोट करने का जो अधिकार है वो दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RBI की स्थापना जो है इसी के थ्रू की जाती है ताकि जो करेंसी है कंट्री में उसको कंट्रोल किया जा सके। तो 1935 के थ्रू जो है RBI की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। उसके अलावा इस एक्ट के थ्रू जो है 1935 एक्ट के थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। अब जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा वो सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट करेगा, उनकी नियुक्ति करेगा सेंट्रल लेवल पे, और जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा वो स्टेट लेवल पे सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति करेगा। और उसके अलावा एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है कि मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स जो हैं वो एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट की जो है स्थापना की जाती है 1937 में, जो बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट बनेगा। ठीक, अब हम देखते हैं इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट एटली, ये डिक्लेयर करते हैं कि अब जो है ब्रिटेन का रूल इंडिया में वो ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट डेट जो है वो देते हैं 30 जून 1948 तक, और कहा जाता है कि इस डेट के पहले पहले जो है इंडिया को जो है पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इन रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। ठीक, इनके द्वारा कहा जाता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के द्वारा कहा जाता है ये।
अब देखिए इस अनाउंसमेंट के साथ क्या होता है कि अब देश के विभाजन की मांग जो है वो मुस्लिम लीग करने लगते हैं। जब ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट इटली जो हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि हम जो है 30 जून 1948 तक जो है इंडिया को फ्री कर देंगे, तो अब मुस्लिम लीग यहाँ डिमांड करने लगती है अपने अलग कंट्री की, यानी पाकिस्तान की। उसके बाद देखिए 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि अब एक जो है आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम कर सकते हैं, और अपना खुद का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बना सकते हैं, ठीक। और और ये भी कहते हैं कि जो इंडिया में शामिल होना चाहता है इंडियन डोमिनियन में वो रह सकता है, और जिसको नहीं रहना है, जिसको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जा सकता है, या जिसको फ्री रहना है जिन प्रिंसली स्टेट्स को वो फ्री रह सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। On the same day, June 3, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टिसिपेशन प्लान, ठीक है। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पार्टिसिपेशन का जो प्लान है वो रखते हैं, जिनको हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं के प्लान को माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब देखिए ये जो पार्टिसिपेशन का जो प्लान रहता है, अब इसको मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन क्यों एक्सेप्ट करती है? क्योंकि इतना मतलब विरोध हो रहा होता है विभाजन को लेके, इतनी मतलब इतने लोगों की जान जाती रहती है, इतना दंगा होता रहता है, तो इसीलिए जो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी इस चीज़ पर तैयार होती है कि हम लोग अपना एक अलग देश बना लेंगे तो ही सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इमीडिएट इफेक्ट में ये आ जाता है कब? बाद में 1947 में जो है ये इफेक्ट में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग हो जाता है। अब जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जुलाई 4, 1947 को, और इसको जो रॉयल एक्सेंट है, यानी जो ब्रिटिश क्राउन का जो यहाँ पे जो उसको पास किया गया, तो पास किया गया जुलाई 18, 1947 को। और ये गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो फोर्स में कब आता है? तो अब ये 15 अगस्त 1947 को ये फोर्स में आता है, और यहाँ इंडिया आज़ाद हो जाता है। अब देखिए इसके फीचर्स देखते हैं। इट इंडियन द ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश का शासन था वो ख़त्म हो गया इससे, और इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, सोवरिन हो गया 15 अगस्त 1947 से। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो यहाँ से अलग हो जाता है इंडियन डोमिनियन से, ठीक है। और ये कहा कि इंडिया और जो पाकिस्तान है अभी ये जो है ये चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जो है ये निकल सकते हैं। देखिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में उन कंट्रीज़ को रखा जाता था जिसमें ब्रिटिश का शासन चल रहा है, ठीक। तो अब इनसे कहा गया कि आप चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जो है आप हट सकते हैं, आप अपने आप को निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो वाइसरॉय का जो ऑफिस है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, और एक गवर्नर जनरल को जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक। तो एक गवर्नर जनरल हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। तो डोमिनियन कैबिनेट जो है उस वो जो है किसके एडवाइस पे? तो ब्रिटिश किंग के एडवाइस पे नॉमिनेट करेगी गवर्नर जनरल को। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब ये कहा जाता है कि आप कुछ भी करें, आपका जो मन वो कर सकते हैं, अब हम लोग जो है किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन किया जाता है और उसको एम्पावर किया जाता है कि आप जो है अपना खुद का जो संविधान है वो बना सकते हैं, ठीक। और आप चाहे तो किसी भी जो ब्रिटेन की सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाया गया आप सबको ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ है आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। ख़त्म करने का मतलब कि आप लोग चाहे तो इंडिया और पाकिस्तान अलग ना हो, ये भी आप कर सकते हैं। इट empowered द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूंट। अब देखिए ये भी कहा जाता है कि आप जो है कुछ नियम कानून हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उसको आप फॉलो कर सकते हैं जब तक कि आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं बन जाता है, तब तक आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगस्त 15, 1947 को वॉज टू एक्सटेंड टू आइदर टू न्यू डोमिनियन अनलेस इट वॉज एक्सटेंडेड देयर बाय लॉ और लेजिस्लेटर ऑफ द डोमिनियन। उसके बाद जो है अपना खुद का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकते हैं और अपना खुद का डोमिनियन जो बना सकते हैं। उसके बाद इस एक्ट के थ्रू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और सारे जो फंक्शन हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कुछ को। अब इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो सारे फंक्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो भी कॉमनवेल्थ अफेयर से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे सब कुछ।
It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian Palestinian states एंड ट्रीटी रिलेशंस विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम द अगस्त 15 1947। और ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो इसके पहले की जो भी ट्रीटी वगैरह होगी ट्राइबल्स के साथ या किसी के साथ भी, किसी भी प्रिंसली स्टेट के साथ या किसी के साथ, वो सारी ट्रीटी जो है वो ख़त्म कर दी जाती हैं। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को इसके थ्रू फ्रीडम मिल गया कि वो अब वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो आज़ाद रह सकते हैं। देखिए जाते जाते भी जो है ये विभाजन का जो बीज है वो यहाँ बो ही के गए, ठीक। इनसे पिछली स्टेट से कहे कि आप चाहें तो इंडिया ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहें तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए, या आप चाहें तो आप आज़ाद रहें, कुछ किसी को ज्वाइन मत करिए, ठीक। It provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution was framed। और ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आपका मन करे तो फॉलो कर सकते हैं जब तक आप जो है नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बना लेते हैं। उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान है उनका विभाजन हो जाता है। देखिए उसके बाद इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑन द राइट टू वीटो बिल्स or to ask for reservation of certain bills for his approval, but the right was reserved for Governor General. The Governor General would have full powers to assent to any bill in the name of His Majesty। अब देखिए जो गवर्नर जनरल हैं वो किसी भी बिल को पास करा सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो जो होंगे वो एक तरह की मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं वो नॉमिनेटेड हेड होंगे, ठीक। जो मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एट कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं इनको स्टेट का जो है हेड नियुक्त किया जाता है। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। और इनसे कहा जाता है कि आप जो हैं वो सलाह लेंगे अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल की, जो भी मैटर्स होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे उनसे सलाह लेके कोई भी काम करेंगे। इट ड्रॉप द टाइटल एम्पर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ जो भी टाइटल्स वगैरह हैं सब रिमूव कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट्स की जो अपॉइंटमेंट थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है इंडिया में, ठीक है। मतलब जो इंडियन मेंबर्स हैं वो तो सिविल सर्वेंट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स नहीं रहेंगे। तो देखिए 14-15 अगस्त के जो मिड 1947 में ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड पावर वर ट्रांसफर्ड टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। इंडिया और पाकिस्तान को ये पावर जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब उसके बाद देखिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है ये बनाई जाती है रेड क्लिफ के द्वारा। तो रेड क्लिफ लाइन भी इसको बोला जाता है। बाउंड्री बिटवीन टू डोमिनियंस वर डिटरमाइंड बाय ए बाउंड्री कमीशन हेड बाय रेड क्लिफ, ठीक है। तो एक बाउंड्री कमीशन का जो गठन किया जाता है रेड क्लिफ के नेतृत्व में। पाकिस्तान इंक्लूडेड द प्रोविंसेस, देखिए पाकिस्तान में वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो हिस्सा है वो आता है इसमें। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहले आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आज़ाद भारत के। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946। और 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।